नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम पत्रकारिता पे ही बात करेंगे। और पत्रकारिता भी आप तो देख रहे होंगे, पत्रकारिता में हर चीज़ की बात की जाती है। और पत्रकारिता में एक वर्ग या बोले तो एक पत्रकारिता ऐसी है जिसका नाम ही नहीं लिया जाता, या नाम बहुत कम ही लोग लेना पसंद करते हैं, और वो होती है दलित पत्रकारिता। आखिर क्या कारण है दलित पत्रकारिता को लोग मतलब इतना हाशिए पे रख देते हैं और दलितों की बात नहीं करते हैं? भारत में अगर देखा जाए तो 3/3 हिस्सा दलित और वंचित और ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का है। लेकिन इनकी बातों को क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया रखता है सामने? आज हम इन्हीं पे बात करते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करते हैं। और आज हमारे सामने हैं देवेश चौधरी जी हैं। देवेश चौधरी जी एक पत्रिका है तीसरा पक्ष, उसके संपादक हैं और काफ़ी 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और समय समय पर ये उन वंचितों की और उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो आज हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्या कारण है स्ट्रीम मीडिया जो है दलित पत्रकारिता को हाशिए पर रखता है। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। क्या लगता है आपको कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया है जो दलित पत्रकारिता को एकदम पीछे रखा हुआ है? दरअसल ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको यदि हम मनुवादी मीडिया बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दरअसल अभिजात तबके का, वर्चस्ववादी तबके का मीडिया है और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया बता दिया गया है। दरअसल ये भाषा का एक उसको आतंक है, क्योंकि हमको भारत में भाषाई आतंक पर भी बात करनी होगी जब हम मीडिया की बात करेंगे तो, क्योंकि भाषाएं कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की एक वेपन्स होती हैं, औजार होती हैं। और जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसको लेजिटिमेसी देते हैं। हमें इसको लेजिटिमेसी नहीं देना है, ये हमें इसको वैधता नहीं देना है। ये विशुद्ध रूप से जो है समाज के संपन्न वर्ग, पेज 3 कल्चर के लोग और सवर्ण वर्ग की लोगों की पत्रकारिता है, उनके लिए की गई पत्रकारिता है, उनके द्वारा की गई पत्रकारिता है और उन्हीं की पत्रकारिता है। इसमें बहुजन समाज, समाज का हाशिए का तबका, वंचित समुदाय, देश का 85% आबादी नदारत है, उसका अक्स नहीं है, उसका बिंब नहीं है। यही कारण है कि गुलाम भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले अपनी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस समय भी जो अखबार निकलते थे, चाहे वो तिलक का केसरी हो और चाहे वो गांधी जी का हरिजन हो, ये भी हमारी बात नहीं करते थे। तो हमारी बात कैसे हमारे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आपको पता है इतिहास में दर्ज है वो चीज़ें कि बहिष्कृत भारत निकाला उन्होंने मूक नायक निकाला। और तो हम मान के चलें कि दलित पत्रकारिता का वास्तव में आरंभ वहीं से होता है। अब आ जाते हैं हम उत्तर आधुनिक काल में, जब आज सोशल मीडिया हमारे बीच में आ गया है तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, या ये कह लें कि जो हाशिए के लोगों ने उस मेन स्ट्रीम मीडिया को हाशिए पर डाल दिया है। क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई आवाज़ ही नहीं थी, हमारा कोई अक्स ही नहीं था, हमारी कोई पीड़ा ही नहीं थी। हम सिर्फ वहाँ उपभोक्ता थे, हम वहाँ सिर्फ ग्राहक थे। हमारी खबरें तभी बनती थी जब हमारे वर्ग की किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ बलात्कार हो या हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न हो, तो हम खबर बन जाते थे। लेकिन अगर हमने कोई अचीवमेंट हासिल की है या हमने कोई संवैधानिक मांग की है तो हम उससे नदारत हो जाते थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद किस तरीके से पत्रकारिता ने अपना घिनौना रूप दिखाया ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला आया और बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, उस समय की पत्रकारिता ने कैसा विभत्स और किस तरीके का जातिवादी सांप्रदायिक रवैया अपनाया ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। जब पदोन्नति में आरक्षण का मामला आता है या दलितों के आरक्षण का मामला आता है या महापुरुषों की जयंती का मामला आता है, बहुजन महापुरुषों की जयंती का मामला आता है, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का मामला आता है, या 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आता हो, या महिला आरक्षण में के अंदर भी जो है आरक्षण का मामला आता है, तो ये जो है अब मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी केचुल उतार देता है और ये बताने लगता है कि ये जो मीडिया है ये इसको जो है हाशिए के तबके के लोगों की परवाह नहीं है। दरअसल ये समावेशी मीडिया नहीं है, ये समावेशी मीडिया जो है वो अमेरिका का मीडिया को आप कह सकते हैं, जहाँ पे बाकायदा अश्वेत लोगों की बात भी सुनी जाती है, जहाँ पे अश्वेतों का बराबर प्रतिनिधित्व है। वहाँ के CNN से लेके वहाँ के जो महत्वपूर्ण एजेंसियाँ हैं, वाशिंगटन पोस्ट में देख लो, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख लो आप, हैं वहाँ रूपर्ट मर्डोक के चैनल को देख लीजिए आप, वहाँ पे बाकायदा अफर्मेटिव एक्शन लिया गया है वहाँ पे बाकायदा। लेकिन वहाँ अमेरिका की बात की जाती है तो वहाँ तो कानून में ही है कि भाई अश्वेत जो भी होगा उसको तो लेना ही लेना है, चाहे वो किसी भी आप मुझे बताइए वहाँ कानून में अफर्मेटिव एक्शन लागू किया गया जिसके रूपांतरण के रूप में भारत में हम आरक्षण कहते हैं जिसको। तो प्रतिनिधित्व की बात तो यहाँ भी है। ये और बात है कि सेना में, न्यायपालिका में, मीडिया में
फिल्म इंडस्ट्री में, उद्योग धंधों में हमारा आरक्षण नहीं है। तो जहां हमारा आरक्षण संविधान ने नहीं लिखा है तो क्या वहां आरक्षण नहीं दोगे आप? और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक वांछनीय योग्यता होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास, आज उदाहरण के लिए मंगलेश जी के पास योग्यता है, आप बीजेसी एमजेसी हो, तो क्या मिनिस्ट्री मीडिया को दलितों की पीड़ाओं को लेकर, दलितों के मुद्दों को लेकर एक डेस्क तैयार नहीं करनी चाहिए और उस पर आपको कॉलम लिखने के लिए या उस पर स्टोरी बनाने के लिए आपको प्रेरित नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि वह तो जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि इनकी बात को किस तरीके से दबाया जाए। तो ये जो सप्रेस क्लास है ये इसकी बात को जो है कभी भी वर्चस्ववादी समूह अंगीकार नहीं करेगा। यही दरअसल मीडिया का अंडरवर्ल्ड है और इस अंडरवर्ल्ड को हमें समझना होगा। आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस भारत में हम मना रहे हैं। जब पत्रकारिता दिवस की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपना आत्म अवलोकन भी करना होगा। सिर्फ हम गौरवशाली पत्रकारिता की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ गणेश शंकर विद्यार्थी की बात ना करें, हम माधवराव सप्रे की बात ना करें, हम वहाँ पर जो है प्रभास जोशी की बात ना करें, हम वहाँ राजेंद्र माथुर की बात ना करें, हम वहाँ पे दिलीप पड़गांवकर की बात ना करें। जब हम बात करें तो उस बात की भी बात करें, वहाँ पे दिलीप मंडल भी हैं, वहाँ पे अनिल चमड़िया भी हैं, वहाँ पे उर्मिलेश भी हैं, वहाँ पे जो है ऐसे हजारों बहुजन पत्रकार हैं जो कि अपनी बात मीडिया के सामने, न सही सोशल मीडिया के सामने जमीन पे कर रहे हैं। बाकायदा जो है दबंगों की गोलियों का, लाठियों का शिकार हो रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना स्ट्रिंगर के रूप में काम कर रहे हैं और बाकायदा खबरें लेके आ रहे हैं, खबरें छान के ला रहे हैं। वहाँ पे राणा अयूब को देख लें आप, वहाँ पे आप प्रशांत कनौजिया को देख लें, वहाँ आप इरफान उल हक को देख लें, वहाँ पे आप आशुतोष को देख लें। ऐसे तमाम पत्रकार हैं जो वास्तव में एक वैकल्पिक मीडिया जो है, एक हमारा उसको कहना चाहिए एक अफर्मेटिव एक्शन है, उसको कार्य रूप में परिणत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वह जो है हम मुख्य धारा से नदारत हैं। मुख्य धारा से इसलिए नदारत हैं क्योंकि जो आप मुख्य धारा का जो मीडिया है वह आपको ये तो बता देगा कि अमिताभ बच्चन को छींक आई हैं तो उनके जो प्रशंसक हैं उनके बंगले के बाहर, जलसा के बाहर आके इकट्ठे हो गए। मिनिस्ट्री मीडिया आपको यह तो बता देगा कि करीना कपूर के अगले बच्चे का नामकरण क्या होने वाला है। मिनिस्ट्री मीडिया आपको यह तो बता देगा कि लता मंगेशकर जो है वीर सावरकर को अपना पितृतुल्य मानती हैं। लेकिन मिनिस्ट्री मीडिया कभी यह नहीं बताता है कि आज भी जो है बथानी टोला में, जहानाबाद के बथानी टोला में जिन दलितों का नरसंहार किया था रणवीर सेना ने, न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है। आज क्या स्थिति है? आपको मिनिस्ट्री मीडिया यह नहीं बताएगा कि भौरी देवी के साथ जो बलात्कार किया गया था, आज वहां पे उस भौरी देवी की क्या स्थिति है। मिनिस्ट्री मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि भैयालाल भोत मांगे की पत्नी के साथ और उसकी बच्ची के साथ जो बलात्कार किया गया था खेलनाची में, आज भैयालाल भोत मांगे इस दुनिया से चला गया है, उसको न्याय मिला है कि नहीं मिला है। यह मिनिस्ट्री मीडिया आपको नहीं बताएगा कि आरक्षण का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है भारत में, और किन क्षेत्रों में आरक्षण का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए और क्यों नहीं हुआ। देवी जी, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इतना ज्यादा दोषी नहीं मान सकते। अगर ऐसा होता तो हाथरस वाला जो हादसा हुआ उठाया तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने, तो मेन कुछ चैनल या कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे मतलब अखबार हैं, काम तो कर रहे हैं, सभी को दोषी तो नहीं कर सकते। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हाथरस का। तो मंगलेश जी, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहूँगा कि हाथरस कांड को जो है मिनिस्ट्री मीडिया ने नहीं उठाया। दरअसल मिनिस्ट्री मीडिया को हम इसका श्रेय ना दें, हाथरस कांड को सोशल मीडिया ने उठाया। सोशल मीडिया में इस तरीके, क्योंकि आप मुझे बताइए कि हाथरस की निर्भया के साथ बलात्कार होता है और वह जो है अलीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाती है, मिनिस्ट्री मीडिया की कोई खबर नहीं चलती, कोई स्टोरी नहीं बनती है। लेकिन जब आधी रात को उसको जलाया जाता है तो टीआरपी बटोरने के लिए मिनिस्ट्री मीडिया वहां कूद पड़ता है। लेकिन उस बच्ची के साथ दबंगों ने जो रेप किया और उसकी जीभ काटी, जब वो चारा काटने अपनी माँ के साथ गई हुई थी, और उसके बाद वो जीवन मौत से जो संघर्ष करती रही वह सोशल मीडिया में बताया जा रहा था। तो इसलिए हम इतनी आसानी से ये अपने अपराधों से बरी नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सोशल मीडिया तो खैर ठीक है अपना काम किया कर, लेकिन आज तक की रिपोर्टर जो तनुश्री पांडे थी वो तो अस्पताल से लेके वहां तक गई, उसने उस चीज को आप मुझे बताइए कि हमने जो है उंगली कटा ली तो हमको शहीद का दर्जा दे दिया जाए। आप इस बात को क्यों नहीं देखते कि ये एक टीआरपी का भी षड्यंत्र है। इसमें इस बात को आप उनको किसी प्रकार की इस बात से ना जोड़ा जाए कि उन्होंने अपने सरोकारों को पालन किया या उन्होंने हाशिए के तबके को मुख्य स्वर दिया। अगर ऐसा था, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेता हूं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हाथरस के डीएम को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया, ना आज तक हटाया गया। क्या वो मीडिया के लिए अभी भी खबर नहीं है? क्या मीडिया के लिए वो स्टोरी नहीं बनना चाहिए? लेकिन मीडिया तभी तक जागा जब तक कि उसको जो है उसने पूरी तरीके से नोच नहीं लिया हाथरस की निर्भया की लाश को, और उसके बाद वो जो है अपने रूटीन के काम में लग गया।
कि उसको फिर इस बात की जरूरत उसने नहीं समझी कि आज भी उसके परिवार के साथ क्या स्थिति है, क्या गांव से पलायन कर गया है। उसके परिवार ने बोला था कि हमको शहर में मकान दिया जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार से, और हमको जो है जान का खतरा है यहाँ पे। वहाँ पे दबंगों की खाप पंचायतें बैठ जाती हैं, उनके हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। क्या यह मीडिया के लिए खबर नहीं है? मीडिया के लिए क्या प्री न्यूज ही है? पोस्ट न्यूज का कोई मानी नहीं है? मैं एक सवाल करता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसका सकारात्मक और सार्थक जवाब मिलेगा। नहीं तो आप तो सारा मीडिया के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। जो दलित जो नेता बोल लीजिए या फिर विचारक बोल लीजिए, ये क्यों शांत बैठे हुए रहे? सवाल ये है कि आपका विमर्श का विषय जो है मीडिया है, तो मैं मीडिया पे बात करूंगा। अगर आपके विमर्श का विषय दलित नेताओं पे होता तो मैं उस पर बात करता। लेकिन चूंकि हम पत्रकारिता दिवस के अवसर पर वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, तो उनको भी लेकिन मुझे एक बात बताइए, नेता लोग अगर नाकारा हैं तो क्या हम पत्रकारिता को भी नाकारा छोड़ दें? मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि अगर नेता लोगों से अगर हमको उम्मीद होती तो आप मुझे ये बताइए कि आज दिल्ली की निर्भया को जो न्याय मिला वह सोशल मीडिया की देन था। तो हम ये उम्मीद क्यों नहीं करना चाहिए कि जब किसी भी पीड़िता को न्याय देने की बात आए तो उसमें जाति का एंगल को ना ढूंढा जाए। मेरा कहना मात्र ये है, और जाति इस देश की सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज भी आप ये देखिए कि रणवीर हुड्डा के द्वारा जो है 9 साल पहले एक आपत्तिजनक ट्वीट किया जाता है इस देश की एक ताकतवर दलित महिला के खिलाफ जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस मीडिया का रवैया जो है आम दलित महिलाओं के प्रति या दलितों के प्रति या बहुजन समाज के प्रति किस तरीके का रहा होगा। तो क्या ये जो उसका जो अभिजात दृष्टिकोण है, हमें उस पर बात नहीं करना चाहिए? अगर हम उस पर बात करते हैं तो क्या हम मीडिया पर टारगेट करते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण में ही खोट है। नहीं, अब जैसे हम पत्रकारिता भी आते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो पत्रकारिता जब शुरुआत हुई भारत में तो उस समय काफ़ी अंग्रेज़ों का समय था और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो पत्रकारिता को आज़ादी की लड़ाई में बड़ा अहम भूमिका माना जाता है। अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी पत्रिका निकाली, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिका निकाली, बुक नायक हुआ, बहिष्कृत भारत हुआ, हितकारिणी सभा हुआ, तो आपको क्या लगता है फिर ये पत्रिकाएं क्यों नहीं सर्वाइव कर पाई और आगे क्यों नहीं बढ़ाया इनको लोगों ने? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये दरअसल ये सवाल उस समय भी अनुत्तरित था और ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। आज उदाहरण के लिए आपने भी मंगलेश जी एक अखबार चालू किया था, क्यों नहीं चल पाया? मैं भी एक लघु पत्रिका निकालता हूँ दलित साहित्य की, हैं, आज तक उसके क्यों पाठक नहीं बढ़ पाए? तो इसका सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे यह है कि हमारे लोग ही हमारी पत्रकारिता को जो है जब तक प्रमोट नहीं करेंगे। प्रमोट करने से मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे लोग जो है उनका अखबार तो खरीद के पढ़ सकते हैं, उनका कार्यक्रम देख सकते हैं, उनका टीआरपी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको वैकल्पिक मीडिया उपलब्ध करा रहे हैं तो जब तक एक हमारी रीडरशिप तैयार नहीं होगी, जब तक हमारी एक व्यूअरशिप तैयार नहीं होगी, जब तक हम अपने एक पाठक वर्ग तैयार नहीं करेंगे, हम अपने एक दर्शक वर्ग तैयार नहीं करेंगे, हम इस मीडिया रूपी हाथी के सामने चींटी ही साबित होंगे। कारण उसका यह है कि इनके पास साधन है, इनके पास संसाधन है, हमारे बहुजन समाज के पास साधन नहीं है, और साधनहीन होने की वजह से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। मेरा फिर से कहना आपसे यही है कि हमारे लोगों ने जो है उसके पिछड़ने का कारण एक यहाँ भी ये भी है कि दलित नेताओं ने जो है सिर्फ छोटी छोटी सुविधाएं दिलाने पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने जो है एक हमारा एक मीडिया होना चाहिए जिसमें हमारी अपनी आवाज़ हो, उस पर कोई ठोस सार्थक काम आज तक नहीं हुआ। यही कारण है कि पूरे भारत में जो है दलितों की तरफ से कोई भी एक दैनिक अखबार नहीं निकाला जाता। घोषणाएं तो बहुत हुई, वामसे वालों ने भी घोषणा की, बसपा वालों ने भी घोषणा की, तमाम दलितों के स्वयंभू नेताओं ने भी घोषणाएं की, लेकिन इस दिशा में जो है काम हुआ नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति अंदर से है ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग भी जानते हैं कि अगर हमारे लोग जागरूक हो गए तो उनके नाम पे जो है भीड़ इकट्ठी कौन करेगा, इसलिए वह भी जो है अनपढ़ बनाए रखने की साजिश रचते हैं। और इस बिंदु पे जो है तथाकथित जो मुख्यधारा समाज के लीडर और हमारे बहुजन समाज के लीडर जो है एक ही पंगत में जाके बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये बहुजन समाज जो है जो हाशिए का तबका है, ये जो है इसको जानकारियों का स्रोत उपलब्ध कराया जाए, ये इसको नॉलेज उपलब्ध कराया जाए और ये जागरूक हो और अपने अधिकारों के प्रति जाने। वो जितना इनको विस्मृति के कगार में ले जाएंगे उतना उनके राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां पकती रहेंगी, सिकती रहेंगी। आपको क्या लगता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब जो कॉर्पोरेट के हाथ में, आपको लगता है कि दलित पत्रकारिता या दलित पत्रकार जो हैं उनका भी वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है? दरअसल ये एक किस्म का यूटोपिया है मंगलेश जी, होना चाहिए लेकिन संभव नहीं है, हो नहीं सकता है। क्यों? कारण उसका ये है कि आप मुझे बताइए, जब कॉर्पोरेट समूह नहीं थे
आज अंबानी ने आधे से ज़्यादा मार्केट पे कब्जा कर लिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। इसके पहले भी आप देखते थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो टाइम्स समूह का अखबार है और गोयनका का अखबार जनसत्ता को भी आप देख लीजिए। उद्योगपति लोग भी अपना अखबार निकालते थे। आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये बिरला के अखबार हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी इन लोगों ने कभी बहुजनों को अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया। ये मान के चलते थे कि इनके द्वार पे हमारा दस्तक देना कुफ्र है। तो अपन ये मान लें कि ये कॉर्पोरेट जो अखबार चलाते हैं ये सिर्फ अपने बिजनेस भी बेस रहता है। इनका बिजनेस के साथ साथ ये जाति मतलब उसको कहना चाहिए एक जाति अहंकार से भी ग्रस्त रहते हैं। ये इनके अंदर जो है एक जाति उच्चता बोध, एक सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी रहती है। हम सीधे सीधे बिजनेस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इनको बरी कर रहे हैं, इनको पूरी तरीके से बरी नहीं किया सकता। इनके अंदर भी दरअसल एक जाति का बोध रहता है। तो ये इनको मालूम है कि जिस वर्ग के पास जो है हमारा सामान परचेज करने की क्षमता है, हम उसकी बात करेंगे। तो अब दलितों में चूंकि बहुत बड़ा मध्यम वर्ग उभर आया है आरक्षण की वजह से, और सन 70 के दशक के बाद जो एक सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन चला है, तो इसलिए मीडिया छुटपुट रूप से, फ्रिंज रूप से कहीं ना कहीं हमारे लोगों की बात करने लगा है, हमारे अपने लोगों को अवसर देने लगा है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रभान प्रसाद को जो है एक दिन का संपादक बना दिया गया था चंदन मित्रा के अखबार में। तो कुछ दिलीप मंडल जी को कुछ समय के लिए इंडिया टुडे में ले लिया गया था। तो ये इस पे आपको पता होगा अनिल चमड़िया जी ने भी एक बहुत बड़ा सर्वे किया था, है उसके पहले युवेंद्र यादव वगैरह लोगों ने भी सर्वे किया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में दलितों की स्थिति क्या है। तो बड़ी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और आपने जो सूची जारी की थी उसमें आपको आश्चर्य होगा कि उसमें मात्र एक ओबीसी पत्रकार था, SC/ST के पत्रकार तो नदारद थे। तो आज ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में स्थिति है। तो हम जब बात करते हैं कि अधिमान्य पत्रकारों की, तो पत्रकारिता की, तो हमको बड़ी हंसी आती है और हमको लगता है कि हम जिस लोग की बात कर रहे हैं उस लोग में तो हमारे लोग नदारद हैं। तो हमको आपके एलाइस इन वंडरलैंड वाला मामला बन जाता है कि हमें क्या करना है उसमें, क्योंकि हमारी आवाज़ तो है नहीं वहाँ पे। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं पूरी तरीके से कि आज सोशल मीडिया आ गया है, आज फेसबुक आ गया है। मार्क जकरबर्ग की मेहरबानी से आज हमारे लोग अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रख पा रहे हैं। और अब हमें दरकार नहीं है किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कॉलम छापे या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारी व्यथा कथा को अपने अखबार में स्थान दे। अब हमारा हर बहुजन बंदा अपने आप में एक पत्रकार है। उसके पास जो है एंड्रॉइड मोबाइल है और एंड्रॉइड मोबाइल में वह खुद पत्रकारिता कर लेता है। और वो उसकी जो पत्रकारिता है, यह आप यकीन मानिए कि सिद्धार्थ वरदराजन या परंजय गुहा ठाकुरता की टक्कर की पत्रकारिता है। और वह पत्रकारिता जो है आज के सो कॉल्ड स्वनामधन्य पत्रकारों से अच्छी पत्रकारिता कर लेता है। जहाँ पे पत्रकार तैयार की जाती है, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेजेस, आपको लगता है कि वहाँ पे दलित जो छात्र हैं वो जाते हैं तो पत्रकारिता सीखते हैं, या फिर उनका भी थोड़ा सा ये ग्लैमर देख के जाते हैं, या फिर ग्लैमर खत्म हो जाता है उनका? दरअसल दूर के ढोल सुहावने वाली जो कहावत है वो पत्रकारिता के संस्थानों पे बहुत अच्छी तरीके से लागू होती है। मैं भी दरअसल इसी मोह में आकर्षित होके जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद सबसे ऊपर रहा मेरा नाम है। और जब मैं BJC में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ की पत्रकारिता विभाग की एक विभाग अध्यक्ष ने ऐसा कोई मतलब अवसर नहीं छोड़ा जब मुझे अपमानित करने का उन्होंने मौका न ढूंढा हो। तो हमारे लोगों को वहाँ दरअसल पत्रकारिता के जो संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हैं, ये हमारे बहुजन छात्रों के लिए कत्ल गाहे हैं, स्लॉटर हाउस है। उनको पूरी तरीके से दबाने का काम किया जाता है। या तो उनकी डिग्रियाँ रोक दो, या उनका जो असाइनमेंट रोक दो, या उनका जो प्रोजेक्ट पेपर है उस पर कोई ना कोई अड़ंगा लगा दो, हैं उनका किसी तरीके से रिजल्ट रोक दिया जाए, आगे वो बढ़ ना पाएँ। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में तो आपने उनको आने से रोका नहीं है, लेकिन जब पास करने की अथॉरिटी आपके पास है तो वहाँ पे ये कोई पारदर्शिता के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। वहाँ पे फिर ये देखते हैं जेन्युइन कनेक्शन क्या है। तो वहाँ पे नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे भी कोई विचारधारा काम करती है? बिल्कुल काम करती है। देखिए आज जिस समय आज से 23-24 साल पहले जब हम लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट हुआ करते थे, तब तो निश्चित रूप से जो है एक विचारधारा थी। वो विचारधारा जो सदियों से चली आ रही है, वो विचारधारा थी कि दलितों को जो है, वंचितों को जो है इस जगह पे अगर आ गए हैं तो उनको हम किस तरीके से डिमोरलाइज करें। और अब तो जितने पत्रकारिता के संस्थान हैं
हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो शोध संचार विभाग हैं पत्रकारिता के, तो वहाँ पे तो पूरी तरीके से आरएसएस के नट बोल्ट फिट हो गए हैं और आरएसएस जो है अपनी विचारधारा के लोगों को बैठाला है और अपनी विचारधारा के पत्रकार तैयार करना चाहता है। वह जो भी अम्बेडकरवादी हैं या जो समतामूलक समाज बनाने का सपना देखते हैं, ऐसे लोगों को हर स्तर पर प्रताड़ित करने का अभियान चल रहा है, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो, चाहे वो यहाँ का स्थानीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो भारतीय जनसंचार अध्ययन संस्थान हो, यानी जितने भी अच्छे से अच्छे पत्रकारिता के संस्थान हैं वहाँ पे पूरी तरीके से बहुजन छात्रों को डिमोरलाइज करने का, डोमिनेट करने का अभियान चल रहा है। आपको क्या लगता है ये दलितों की जो बात आती है, तो ये जो मेन स्ट्रीम अखबार है ये सही ढंग से उनकी आवाज़ या बातों को या उनकी चीज़ों को उठाते कभी नहीं उठा सकते हैं। इसलिए नहीं उठा सकते, जाके पाँव न फटी बेबाई सो का जाने पीर पर आई, ये कभी नहीं उठा सकते हैं। कारण उसका यहाँ पे ये है कि जब भी ये आवाज़ उठाएंगे तो उसमें इनके टीआरपी या व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, उनको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, एक डर तो ये रहता है। और उसमें मैंने जैसा आपको प्रारंभ में बताया था कि हमारे वो मुद्दे उठाते हैं कि हमारे समाज की महिलाओं के साथ या हमारे समाज की बच्चियों के साथ यदि बलात्कार की घटना होती है तो चटकारे लेके पढ़ें उनके व्यूअर्स, उनके पाठक, उनके रीडर्स, तो इस तरह की खबरें बना के पेश करेंगे। चाहे वो भंवरी देवी वाले मामले में हमने देखा हो, चाहे वो कुमेर कांड वाले मामले में हमने देखा हो, चाहे वो बथानी टोला वाले मामले में देखा हो हमने, और चाहे वो जो है भरतपुर के मामले में देखा हो, चाहे संदूर के मामले में देखा हो, हमने तमाम मामलों को मैं देखा है कि ये जो है इस तरीके की चटकारेदार समाचार बना के मसालेदार खबरों के रूप में देंगे। और लेकिन अगर हमारे लोगों के कोई संघर्ष होंगे, हमारे लोगों के कोई बुनियादी मुद्दे होंगे तो उसको ये स्थान नहीं देंगे। और हाशिए के तबकों को अगर कभी उन्होंने स्थान दिया भी तो इस तरीके से हाशिए की 2 कॉलम के समाचार में या 1 कॉलम के समाचार में स्थान देंगे ताकि इनके ऊपर ये आरोप ना लगे कि ये जो है सिर्फ जो है सवर्ण समाज की पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पे यही है कि समाज के जो है चंद लोगों के हाथ में बिका हुआ पत्रकारिता है ये, और ये बहुजन समाज की कभी आवाज़ नहीं बन सका है। मूक नायक से लेके अगर देखा जाए आज तक, तो आप क्या देखते हैं दलितों की स्थिति में? दलितों की स्थिति की जहाँ तक बात है तो दलित हमेशा भारत में फिलिस्तीनियों की तरह सताई गई कौम रही है। संविधान ने हमको एक ढांचा उपलब्ध कराया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक संघर्ष का हथियार दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम मूक नायक और बहिष्कृत भारत से लेकर जब हम आज तक की बात करें, चाहे वो नेशनल दस्तक की बात करें या सोशल मीडिया में हमारे बहुजन पत्रकारों के द्वारा जो बात रखी जा रही है उससे हम बात करें, तो तब में और अब में अंतर ये आया है कि तब हमारे लोग मूक नायक थे, अब नायक हैं। अब उनकी आवाज़ बोलने लगे हैं। पहले मूक थे, अब बाचाल हो गए हैं, बोलने लगे हैं, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं। तो यही कारण है कि जो है अब मेन स्ट्रीम मीडिया को भी झक मार के जो है इनके मुद्दों को उठाना पड़ रहा है, इनकी बात करनी पड़ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इनको अप्रासंगिक बना दिया। बाबा साहेब ने उस समय ये शायद अच्छा मतलब अखबार का नाम भी दिया था मूक नायक, मतलब ये जो मूक जो जनता थी जी, उसका नायक, मतलब बाबा साहेब नायक थे और उनके जो लोग थे मूक थे। लेकिन आज उसका अगर उलटफेर देखा जाए तो आज जनता जाग गई है। हाँ, जनता जो नायक है वो मूक हो गया है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, जो नायक है वो खलनायक हो गया है और जो मूक थे वो बाचाल हो गए। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये सब आने वाले समय में मतलब दलित पत्रकारिता को जगह मिल पाएगी मेन स्ट्रीम में? मैं अगर ये कहूँ मंगलेश जी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल दलित पत्रकारिता ही मुख्य धारा की पत्रकारिता है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। दरअसल जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जब हम बात करते हैं तो जो मनुवादी मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। जो बहुजन समाज की आवाज़ है, जो समाज का 85% तबका है, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यही इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो बुनियादी सरोकार हैं और उसको उठाने का जो मंच है वही असली पत्रकारिता है और वही मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है। उसका भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि अब उसको आवाज़ दबा नहीं सकते आप, क्योंकि अब प्रश्न ये है कि अब पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। पत्रकारिता का स्वरूप अब जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट से अब डिजिटल हो गया है। तो अब बहुजन समाज के लोगों के पास जब एक एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है तो उस एंड्रॉयड मोबाइल में वो अपनी व्यथा कथा को पूरी दुनिया को बता सकते हैं और इसके लिए उनको किसी सरकार से, किसी मालिक से, किसी अखबार के एडिटर से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप में ही एक पत्रकार है। अच्छा, अभी दिलीप मंडल जी का मैं एक पढ़ रहा था, आज ही मेरी दिलीप मंडल जी से ही बात हुई है। दिलीप मंडल जी बीच में उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि दलित पत्रकार हैं, लेकिन जब दलित पत्रकारों को अगर टीवी में डिबेट के लिए या फिर अखबारों में बुलाया जाता है तो वहाँ पे वो राष्ट्रीय मुद्दे की बात उनसे नहीं की जाती है, आर्थिक मुद्दे की बात नहीं की जाती है, सिर्फ दलित चिंतक बना के उनको पेश किया जाता है। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और बौद्धिक सवाल पूछा है आपने। मुझे लगता है कि ये सवाल
पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जरूर पूछा जाना चाहिए। हमारे साथ विडंबना ये है कि हम हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं, हम हर मुद्दे पे अधिकारपूर्वक अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए हमको कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे कांसीराम को दलितों का नेता बता दिया जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा बता दिया जाता है, तो फिर गांधी राष्ट्र के पिता कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक पूरे देश के नेता कैसे हो सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी कैसे भारत रत्न हो सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वो भी ब्राह्मणों के नेता हैं। तो ये सदगुरु रविदास जी की जयंती जो है एक समुदाय विशेष ही क्यों मनाता है? ज्योतिबा फुले की जयंती ओबीसी समाज ही क्यों मनाता है? बहुजन समाज ही क्यों मनाता है? तो ये बात हमको समझना होगा, और जब हम इस बात का समझ जाएंगे और जब हम इसका अर्थ ढूंढ लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इनके मीडिया के अंडरवर्ल्ड की भी परतें खोलने में समर्थ हो जाएंगे। मैं दिलीप मंडल जी से सहमत हूँ और उन तमाम लोगों से सहमत हूँ कि जब टीवी डिबेटों में हमको बैठाया जाता है तो हमें या तो दलित चिंतक बताया जाता है या बहुजन चिंतक बताया जाता है, हमको राष्ट्रीय चिंतक क्यों नहीं बताया जाता? क्या बहुजनों की बात करना राष्ट्र की बात करना नहीं होता है? क्या बहुजनों की बात करना देश को बांटने की बात करना होता है? ये दरअसल ये एक हेजिमनी है, ये हिपोक्रेसी है, और इस हिपोक्रेसी को तोड़ना हम सबका दायित्व है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चल रहा है पूरा कहीं ना कहीं ये मैनेज किया हुआ गया है? जी, पूरा मैनेज है, और ये मान के चलिए कि कारपोरेट ताकतों का और ब्राह्मणवाद का इनका अलायंस है। इनका जो है एक अपवित्र जो गठबंधन है, यह गठबंधन पूरी तरीके से बहुजनों के खिलाफ काम करता है और ये हमारी आवाज़ को दबाने का काम करता है। आज आप मुझे बताइए, जब मैं अपनी कोई बात रखूंगा तो मुझे वहाँ बताया जाएगा कि मैं एक दलित चिंतक हूँ, या मैं एक दलित साहित्य की पत्रिका निकालता हूँ, या मैं जो हूँ अपने दलितों के बीच में काम करने वाला एक एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन जब बद्रीनाथ जो है झूसी में गोविंद वल्लभ पंत संस्थान में प्रोफेसर हैं, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही एक इकाई है, वो जो है बहुजन पत्रकारिता करते करते जो है अब आरएसएस को एक परोपकारी संगठन बताने लग गए हैं, और अब वो कहने लगे हैं कि जो है कांसीराम के बारे में उन्होंने किताब लिखी और उसमें लिखा कि कांसीराम वाज ए ग्रेट दलित लीडर। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित लीडर कैसे हो गए? क्या उन्होंने दलितों की बात की? उन्होंने राष्ट्र की बात की, उन्होंने ओबीसी की बात की, उन्होंने बहुजनों की बात की, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की, उन्होंने भारत को निर्माण करने की बात की, उन्होंने भारत को तोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात नहीं करी, उन्होंने जो है पाकिस्तान मुसलमान मुर्दाबाद की बात नहीं करी है। तो इसलिए वह सब एक सीमित वर्ग के नायक हो जाते हैं, और जिन लोगों ने का कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने दंगे कराए हैं, वह पूरे राष्ट्र के नायक हो जाते हैं। इस परसेप्शन को जिस दिन हम बदल लेंगे, उस दिन हम इस सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया के षड्यंत्र को बेनकाब करने में सफल होंगे। अभी दलित साहित्य भी काफ़ी उपलब्ध है, दलित अखबार भी हैं, कई छोटे बड़े कई अखबार हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये क्यों ऊपर मतलब आ नहीं पा रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया के लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? अब जरूरत नहीं है। दरअसल दलित साहित्य ही जिस मुख्य धारा का साहित्य हो चुका है, और दलित साहित्य अब बहुत प्रगति कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारी आत्मकथाएं जो हैं दुनिया की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में शामिल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों, चाहे वो आप देखिए दया पवार हों, चाहे वो हमारे जो डॉक्टर तुलसीराम हो, तेज सिंह जी हों, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया है। मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दलित साहित्य आज का मुख्य धारा का साहित्य हो चुका है, उसी तरीके से दलित पत्रकारिता ही मुख्य धारा की पत्रकारिता है। और ये जिनको दिखाई नहीं देता है, मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूँ कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है, वो अपनी आंखों का इलाज कराएं, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं और हमारी बात अपने लोगों तक पहुँच रही है। आज भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया शुतुरमुर्ग को बना हुआ है, तूफान आने के चक्कर में जो है रेगिस्तानी धूल से बचने के लिए अगर वो अपना सिर छुपाए हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि वो खुद के साथ अन्याय कर रहा है, ना कि हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये वर्तमान जो समय चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है, कि इसमें दलित जो पत्रकारिता है वो मतलब अच्छे समय से गुजर रही है? बहुत अच्छे समय से गुजर रही है, और आने वाला समय दलित पत्रकारिता का ही समय होगा। सारी पत्रकारिता जो है दलितों को फॉलो करने वाली पत्रकारिता होगी, क्योंकि दलित पत्रकारिता जो है समता, स्वतंत्र, बंधुत्व में विश्वास करती है। यही दरअसल भारत का निर्माण करने वाली पत्रकारिता होगी। तो ये बात सही है कि जो आज हम पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी एक चीज़ पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर दलित पत्रकारिता को हम इतना हाशिए पे क्यों डाल देते हैं। आज जो भी खबर होती है वो दलित से ही उठती है, लेकिन उसी को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई हम भी चाहते हैं, और लोग भी चाहते हैं, दलित समुदाय के लोग जो हैं और जो वंचित वर्ग है, कि भाई कहीं ना कहीं उनको भी स्थान मिलना चाहिए और होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर मेन स्ट्रीम अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मिलता नहीं है। तो हमारी कोशिश भी अब यही रहेगी कि जो दलित इस पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं छूटे ना, और वो मुद्दे हैं वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।